नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे ज्योमेट्री का 25 लेक्चर कर चुका है, आज आपका 26वां लेक्चर है, देख पा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको इस बार ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत ही तगड़ा तरीके से, जैसा भी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वैसा ज्योमेट्री इस बार आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप अपना काम कर दीजिए, जो कि शेयर करने का है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे फटाफट बढ़िया से। और तब तक हम यहाँ पे टाइम टेबल डिस्कस कर देते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। टाइम टेबल आपका क्या कहता है? टाइम टेबल कहता है कि हम लोग का सेशन सुबह में 8 बजे से स्टार्ट होता है। कितने बजे से स्टार्ट होता है? 8 बजे से पहला सेशन, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज्वाइन किया कीजिए। और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका। उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तुरंत मॉक टेस्ट खत्म करके हम लोग तुरंत 9:30 बजे से सेशन शुरू करते हैं। 9:30 बजे से इसमें आपका अर्थमेटिक चलता है। अर्थमेटिक चलता है। और ये जो होता है अर्थमेटिक आपका कहाँ चलता है? राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका स्टार्ट होता है रात को 8:15 PM पे, जिसका सेशन अभी आप कर रहे हैं। 15 PM पे एडवांस से स्टार्ट होता है, एडवांस मैथ। ये जो एडवांस मैथ चलता है ये भी आपका राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका जब थक जाते हैं आप, तो हम 10:15 पे आपको रीजनिंग का एक लेक्चर दे देते हैं। रीजनिंग रीजनिंग का एक लेक्चर दे देते हैं। ये जो मिलता है आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का सारा टेंशन आपका हम ले रखे हैं। बस आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर कर दिए होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ये चीजें हमको इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का मतलब यहाँ पे पहले समझेंगे, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूपता। सिमिलैरिटी का मतलब होता है, पहले तो आपको बता दें हम, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूपता। क्या होता है? समरूपता होता है। सिमिलैरिटी का मतलब समरूपता होता है। अब समरूपता का मतलब क्या है? तो जिसका रूप समान हो, समरूप, ठीक है। समरूप का मतलब समान रूप वाले को हम लोग समरूप कहते हैं, ठीक है। तो समान रूप का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ जो ई सर्किल है, जैसे एक सर्किल का बात करें तो जितना भी सर्किल होता है ये सब आपका 360 डिग्री का होता है। क्या होता है? सब 360 डिग्री का होता है। तो सारे सर्किल समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सब सर्किल, जितने भी सर्किल आप बनाएंगे सब समरूप होंगे, बशर्ते कि सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम हम आगे आपको बताएंगे। ये 4 को सर्किल हमने बनाया, कोई आपको बड़ा छोटा सब दिख रहा है, लेकिन सब के सब क्या है? समरूप है, ठीक है। सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए अलग कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप है। उसी प्रकार से ट्रायंगल का अगर हम लोग सिमिलरिटी का बात करेंगे, ट्रायंगल का समरूपता का, तो ट्रायंगल का समरूपता अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल का समरूपता क्या कहता है? जैसे कोई ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल समरूप है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर एक और हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है। क्या है? 5-5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से एक और ट्रायंगल हमने बनाया, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये भी एबीसी है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भुजा है आपका 12-12 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का। और जब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका भी प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का ही होगा, 60-60 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर कंडीशन बनता है कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या है?
समरूप है, मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जैसे इसका पी क्यू आर नाम ले लेते हैं, पी क्यू आर, इसका नाम हमने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का भुजा का माप अलग अलग आपको दिख रहा है, इसका 5 है, इसका 12 है। ठीक है, लेकिन कोण जो है दोनों का आपस में बराबर है। कोण क्या है, प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है, इस समरूपता का साइन है आपका समरूप का। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझे कि भुजा बराबर हो या ना हो, एंगल अगर बराबर है, एंगल अगर किसी दो त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, वो समरूप त्रिभुज बन जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे और भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तो समबाहु त्रिभुज हमने लिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है, इसको हम मान लेते हैं 50 डिग्री का है, इसको हमने मान लिया 60 डिग्री का है, और इसको हमने मान लिया 70 डिग्री का है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से हमने एक और त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक और त्रिभुज, ये आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। यहाँ पे इसको फिर से मान लिया हमने 50 डिग्री का है, यहाँ पे इसको मान लिया हमने 60 डिग्री का है, और यहाँ पे इसको हमने मान लिया 70 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखने में तो हिसाब साफ पता चल रहा है कि छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे हिसाब साफ है कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। मतलब ये त्रिभुज जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, एबीसी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है, मतलब कि अगर दो कोण आपस में, सॉरी कोण जो है आपस में अगर बराबर है, तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे छोटा सा बात अगर हम बात करें, सबसे छोटा सा बात, प्यारा सा बात, तो यहाँ पे नाम लिखते समय आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हम त्रिभुज पी क्यू आर ना लिख के यहाँ पे हमने आर पी क्यू लिख दिया, आर पी क्यू, दोनों सेम त्रिभुज का बात किया जा रहा है, आर पी क्यू भी है तो यही त्रिभुज है आर पी क्यू, है ना, और पी क्यू आर भी हमने लिखा था तो सेम त्रिभुज लिखा था। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर इस नाम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आर है, मतलब कि एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर होगा। एंगल बी है यहाँ पे और यहाँ पे एंगल पी है, मतलब कि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल सी यहाँ पे है तो एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, एंगल ए 60 है, एंगल आर 70 है, बराबर नहीं है। मतलब कि नाम अगर आपने गलत लिख दिया तो गलत हो गया, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। मतलब कि यहाँ से समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। अब नाम लिखते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पहला नाम लिख लिए ए बी सी। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ एंगल ए है, एंगल ए 60 डिग्री का है, तो यहाँ से एंगल पी 60 डिग्री का है, तो त्रिभुज पी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, बी 50 डिग्री है तो यहाँ पे क्यू 50 डिग्री है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ए बी के बाद सी है, सी 70 डिग्री है तो इसमें 70 डिग्री आपका आर है, तो यहाँ से पी क्यू आर हो जाएगा। मतलब जब भी नाम लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ताकि देख के ही पता चल जाए ई गलत है, ई क्या है, आपका गलत तरीका है। दोनों बात तो किया जा रहा है सेम ही त्रिभुज के, एबीसी और पी क्यू आर का ही, लेकिन नाम लिखने से आपको पता चलना चाहिए कि नाम जब हम लिख रहे हैं तो किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि एबीसी जो है पी क्यू आर के समरूप है, तो यहाँ से अगर ए यहाँ पे, तो ए यहाँ पे किसके बराबर है, पी के बराबर है ना। तो यहाँ से ए और पी के बराबर दिख रहा है साफ साफ आपको। जैसे यहाँ पे बी जो है क्यू के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, और सी जो है आर के बराबर है, तो यहाँ पे सी जो है आर के बराबर, यहीं से आपको दिख जा रहा है। इन नाम से आपको खासियत क्या है, नाम से क्या सर जी लेना देना है, तो आगे चल के कहीं अगर मान रहे हैं कि लिख दे रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरह से कहीं लिखा हुआ है, मतलब वहां आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि जो एंगल ए है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। इसीलिए इन नाम को लिखते समय ध्यान में जरूर रखना है कि कौन किसके बराबर है, उसी सीक्वेंस में हमारा नाम जो है होना चाहिए। सबसे छोटा बात है लेकिन ये जरूरी है, कहीं कहीं पूछ देता है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पूछ देगा आपसे कि मान ले रहे हैं कि एंगल ए जो है
एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है आपका एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। दे दिया। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन सा त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो ऑप्शन में दे दिया यहां से कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ऑप्शन बी में दे दिया आपको कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। ऑप्शन सी में दे दिया त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूपी, क्यूपी आर का। और ऑप्शन डी में दे दिया आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा अगर नाम वाला चीज आपके दिमाग में नहीं है तो। यहां से ऑप्शन टिक करते समय आपको ध्यान देना है कि ए जो है क्यू के बराबर है, यहाँ पे ए जो है पी के बराबर आ रहा है, यहाँ पे ए जो है आर के बराबर आ रहा है, यहाँ पे ए जो है क्यू के बराबर आ रहा है, आ रहा है ना, ए क्यू के बराबर आ रहा है, मतलब कि तीनों दोनों तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। यहाँ से बी को चेक करेंगे तो बी जो है पी के बराबर, तो यहाँ से बी जो है पी के बराबर आ रहा है, और सी जो है आर के बराबर आ रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसीलिए नाम पे खास ध्यान रखना है, नाम को खास ध्यान कर दे करके चलना है कि किस तरह से नामकरण हम करते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात ये उठेगा जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि तीनों कोण बराबर कर दिया, ठीक है, साफ साफ लिख दिया कि तीनों कोण बराबर हैं तो आपस में समरूप है। लेकिन समरूप होने का पहचानने का दो तीन को कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम जान लेंगे। तो जैसे वो चीज है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। जैसे यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की समरूपता। तो पहला बात कि यहाँ पे अगर दो त्रिभुज समरूप है, क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, जैसे यहाँ पे एक चीज और पहले सीख लीजिए, त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर यहाँ पे त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब संगत भुजा क्या है सर जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संगत भुजा का अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, एबी सी, और त्रिभुज यहाँ पे हमने ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पे संगत भुजा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए संगत भुजा कैसे पता चलेगा। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, ए बी है ना, तो ए बी, ठीक है, और यहाँ क्या है, ए बी के साथ पी क्यू है तो बटे में पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, अगला भुजा देखिए, अगला भुजा देखिए क्या है, अगला भुजा सर जी बीसी है, तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सर जी क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। ई बराबर होगा, अगला देखिए तो अगला भुजा यहाँ से सी ए होगा, क्या होगा, सी ए, सी ए। तो यहाँ से अगला भुजा कौन होगा, आरपी होगा, तो यहाँ से बटे में आरपी हो जाएगा। तो ये तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। कब होगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ठीक है। पहला बात कि अगर किसी भी त्रिभुज का कोण जो है बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। और दूसरा बात कि अगर कोई भी दो त्रिभुज जो है समरूप है तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात हमने यहाँ पे लिया, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको जहन में बैठा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, वही चीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। अगर इस तरह से है तो बीसी बटे ई एफ बीसी हो जाएगा, और यह इसका ई एफ हो जाएगा एसी बटे डी एफ, तो एसी हो जाएगा, और यहाँ पे डी एफ हो जाएगा, और ए बी बटे डी ए बी हो जाएगा, और डी हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा बराबर होगा। कब, जब त्रिभुज एबीसी डी एफ के बराबर समरूप होगा तब। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग जान लेंगे। इसका आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको समरूपता आना चाहिए, समरूप पकड़ना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है कि एंगल एंगल एंगल, अभी हमने जो बताया कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब इसी का लेटेस्ट मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे आप भी जानते हैं कि दो गो त्रिभुज है, यहाँ पे दो गो त्रिभुज लिया हुआ है। जैसे कोई कह दिए कि भाई 50 डिग्री है तुम्हारा, और ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ई 50 डिग्री है, और ई 60 डिग्री है। तो यहां से आप देखेंगे कि जैसे ही आपको पता चला कि दोनों का दो कोण बराबर है ना, दो कोण बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। कैसे सर जी, तो जैसे कि यहाँ पे 50 और 60 110 है तो ये 70 डिग्री होगा, होगा ना, और इसका भी 50 और 60 110 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो पहले यहाँ पे जो पहला कंडीशन था एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब कि कोण 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 समरूपता, कोण 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 कोण
कोण। ये जो कोण 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 समरूपता था इसको मॉडिफाई कर दिया गया और यहाँ से एंगल एंगल सिमिलरिटी बोला जाने लगा, कोण कोण समरूपता बोला जाने लगा। मतलब कि अगर दो कोण का ही हमको मिल जाए, दो कोण ही मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, बात समझ में आए? अगर दो कोण ही अगर मिल जाए हमको बराबर तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए तीसरा को चेक करना ही बंद कर दिया। बस सिर्फ दो कोण बराबर मिल गया तो हम लोग बोलने लगे कि त्रिभुज समरूप है। दूसरा कंडीशन क्या है सर जी? तो साइड साइड साइड, अगर किसी दो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर मिल गया, जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज हम बना लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और यहाँ से दे दिया कि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। तीनों भुजा बराबर दे दिया और कोण के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप है। अगर हमको दे दिया कि दो त्रिभुज के संगत तीनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है पी आर के बराबर है, तो यहाँ से हम साइड 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 से इसको हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। साइड 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 का मतलब भुजा 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 हो जाएगा, भुजा 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 हो जाएगा, भुजा 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 समरूपता हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि तीनों ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला है आपका साइड एंगल साइड। जैसे किसी दो त्रिभुज का हमको दो को भुजा बराबर मिल जाए, जैसे इसी त्रिभुज में हम बात कर ले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको एंगल के बारे में यहाँ पे नहीं पता है, एंगल के बारे में क्या है? नहीं पता है। एबीसी और डीईएफ के बारे में, एंगल के बारे में नहीं पता है क्या है, लेकिन यहाँ पे कह दिया किसी ने कि भाई साहब इन दोनों त्रिभुज में ए बी जो है ना तुम्हारा सी डी के बराबर, डी के बराबर है, ए बी जो है बराबर है डी के, ठीक है, और बीसी जो है ना वो तुम्हारा बराबर है ई एफ के। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दे दिए कि भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। मतलब हमको क्या क्या पता चला? दो गो साइड के बारे में पता चला और एक एंगल के बारे में पता चला। तो यहाँ पे इसका नाम होता है भुजा कोण भुजा। क्या है? भुजा कोण भुजा, मतलब कि दो गो भुजा बराबर होना चाहिए और जो भुजा बराबर है उसके बीच का कोण होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी है ना, और इसमें डी है और ई एफ है, तो इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे आपको मिला कि ई भुजा और ई भुजा और ई भुजा और ई भुजा दोनों बराबर है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो भी हम त्रिभुज को क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी, चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट में चले, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा। कोई कोई पूछ देता है कि सिमिलर होने का क्या क्या कंडीशन है, तो आप बता सकते हैं। अब आगे आइए, जैसे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप करने तो यहाँ पे पूछने आएगा नहीं कि बताओ दिए गए त्रिभुज समरूप है या नहीं है, इसका यूज करवाएगा आपसे डायनेमिक वे में, तो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, इस बात को आप याद रखेंगे कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, और यहाँ पे दे दिया गया कि इफ यदि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर के। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहले चीज तो हम आपको बताएं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन कौन है सर जी? ए बी बटे पी क्यू है, नाम पे ध्यान देके चलना है। बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, बराबर हो जाएगा सी ए बटे में आर पी, हो जाएगा ना। और यहां से इसी के बराबर हो जाएगा, जैसे इसका हम ऊंचाई खींच दे, ठीक है, ई एल्टीट्यूड ले लिए ए डी, ई एच वन है, ठीक है, क्या है? एच वन है, और इसको हम पी क्यू ले लिए तो यहाँ से पी एस ले लिए, ठीक है, ई एच टू है, तो यहाँ से एच वन बटे एच टू भी बराबर होगा, एच वन बटे एच टू भी बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक और ऊंचाई खींच दिए ई वाला एच टू इसमें खींच दिया और इसमें एच थ्री खींचो यार और इसमें एच फोर रखो, इसमें एच फोर, तो ये थ्री बटे एच फोर भी बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और ऊंचाई खींच लिए एच फाइव और इसमें एच सिक्स कर दिए, तो एच फाइव बटे एच सिक्स भी बराबर होगा, एच सिक्स भी बराबर होगा।
उसी प्रकार से जैसे इसका त्रिभुज का माध्यिका ले लिए, ठीक है, M1 माध्यिका ले लिए, तो त्रिभुज माध्यिका 1 M1 ले लिए, तो बटे में बराबर होगा इस त्रिभुज के माध्यिका के M2 के बराबर होगा, M1 बटे M2। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का हम परिमाप का बात कर लिए, पेरीमीटर 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 1 मतलब कि इस त्रिभुज का परिमाप, और पेरीमीटर 2 मतलब कि इस त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर 2 मतलब कि इस त्रिभुज का परिमाप, तो भी ये सब बराबर होते जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लिए अंतः त्रिज्या का, इसका अंतः त्रिज्या का, तो R1 बटे R2 भी इसी के बराबर हो जाएगा। अगर इसका बात कर लिए हम बाह्य त्रिज्या, मतलब कि कैपिटल R1 बटे R2 भी इसके बराबर होगा। ठीक है, इस सब एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब यहाँ से अगर आपको भुजा का अनुपात पता है तो आप ऊंचाई का अनुपात बता सकते हैं, परिमाप का अनुपात बता सकते हैं, अंतः त्रिज्या का अनुपात बता सकते हैं, बाह्य त्रिज्या का अनुपात बता सकते हैं, माध्यिका का अनुपात बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कितना खतरनाक यूज है। और अगर इन सब में से किसी का भी आपको पता है अनुपात और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कि जिसका भी पता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आ जाएगा। जैसे त्रिभुज ए बी, यहां से अगर हम ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या दे देगा हमको, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। जैसे R1 बटे R2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या दे देगा हमको, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे बाह्य त्रिज्या का अनुपात R1 बटे R2 है, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये क्या दे देगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। बात समझ में आया। तो पहला बात कि अगर एक भुजा का अनुपात आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया कि बताओ इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो जो भुजा का अनुपात होगा वही आपका परिमाप का अनुपात होगा। यहाँ पे समरूप त्रिभुज में यहाँ पे जो आपका भुजा का अनुपात होगा वही ऊंचाई का अनुपात होगा, जो आपका भुजा का अनुपात है वही अंतः त्रिज्या का अनुपात होगा, वही बाह्य त्रिज्या का अनुपात होगा। लेकिन 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 किंतु परंतु यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ तक तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए, तनिक भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे लाल। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन जानने से पहले यहाँ पे एक चीज और सीख लो। कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other। यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज में कहें, अगर भोजपुरी में कहल जाओ ना, तो अगर एगो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाला शीर्ष से एगो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करता नहीं हाइपोटेनियस पर, विकर्ण पर, तो 3 गो त्रिभुज तारा के दिखाई दी। कई गो त्रिभुज दिखाई दी, 3 गो त्रिभुज दिखाई दी। वो तीनों त्रिभुजवा एक दूसरा के समरूप हुई है। ठीक बा, भोजपुरी में समझ ला, बात खत्म करा। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी हमने लिया। यहां से आप ध्यान देंगे कि यहां से जैसे कि यहाँ पे ई 90 डिग्री वाला सी, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, तो यहाँ पे अब आपको 3 गो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी डी का, ए बी डी का, और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी का, त्रिभुज बी डी सी का। ठीक है, और छोटका दुगो त्रिभुज वालों का था, त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी का। ठीक बा, ये 1 2 और बड़का 3, ठीक है, बड़का 3, ये तीनों एक दूसरे क्या होगा, समरूप होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से बने दो छोटे छोटे त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, तीनों आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आज ये क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अब आपको प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के परिमाप जो है 156 और 168 है। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, एबीसी और पीक्यूआर। अभी फिलहाल के लिए हम आपको त्रिभुज बना के दिखाते हैं, एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, पीक्यूआर। ठीक है, यहां से बोला है कि एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप जो है 156 और 146.8 है। बीसी आपका दे रखा है 19.5, बीसी जो दे रखा है 19.5 दे रखा है। यहाँ से क्यूआर का माप पूछा है, क्यूआर यहाँ से बताना है कि क्यूआर एक्स है। तो हम क्या बोले कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बीसी
और बटे में क्यू आर, इनका अनुपात जो होगा वो पेरीमीटर 1 बटे में पेरीमीटर 2 के बराबर होगा ना, पेरीमीटर 2 के बराबर होगा ना। तो बीसी आपका कितना है, 19.5 है। बीसी जो है सर जी 19.5 है, क्यू आर आपका x है, और पेरीमीटर 1 जो है आपका 156 है, और ई जो है 46.8 है। यहां से इसको हटाते हैं, ऊपर 10 आ जाएगा, 56 से 6 तिया 18, 15 तिया 45, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ से आ जाइए, इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ पे गुना में 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 दहा 100 x हो जाएगा, और बराबर में इधर 5 ती 15 की 5 बच गया 1, 19 तिया 57 और 1 58 हो जाएगा। यहाँ से 100 इधर आएगा तो x बराबर 585 बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5.85 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? कितना सिंपल सा बात है? समझ में आया कि ना आया? आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाइए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है पी क्यू आर के समरूप है। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, पहले ही बोल दिया। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप जो है 72 और 432 है। त्रिभुज एबीसी के और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो P1 परिमाप 1 बटे में परिमाप 2 कितना दे रखा है, 72 बटे में 432, यहाँ से 43.2, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो 72 से 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, 2 से ही 3 बार में, और 2 से ही 5 बार में। तो यहाँ से परिमाप का अनुपात कितना मिल गया हमको, 5/3 मिल गया। हमको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, एरिया ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात बताना है। पी क्यू आर का तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 5/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5/3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 25/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई साहब मजा आ गया सीख के? अगर परिमाप का अनुपात पता है, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। अगर परिमाप का अनुपात पता है, और अगर यहाँ से भुजा का अनुपात पूछ देता तो वही हो जाता 5/3। अगर आपसे यहाँ से आपसे माध्यिका का अनुपात पूछता तो वही हो जाता 5/3। अगर आपसे अंतः त्रिज्या का अनुपात पूछता तो वही हो जाता 5/3। अगर आपसे बाह्य त्रिज्या का अनुपात पूछता तो वही हो जाता 5/3। बात समझ में आएगी? वो आगे बढ़ा जाए तो चलिए, हमको लगता है आज के लिए काम भर का हो गया है। इसको आप लोग करें आज, ठीक है? और इस अगले सेशन में इस पे आधारित और भी हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज इसको रिवीजन कीजिए, और कल इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन होगा 5-7 को, तब जाकर के और भी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना? तो एक बार फटाफट प्यार से कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा, मजा आया कि ना आया। एक बार फटाफट प्यार से कमेंट करके बता दीजिए कि मजा आया कि ना आया। उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम आपसे कल अपने निर्धारित समय पे, और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगा।